स्टूडेंट्स, आज का केमिकल काइनेटिक्स में हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन केमिकल काइनेटिक्स। ये जो टॉपिक है इसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले देखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में कौन से इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं और उन फार्मूले को हम कैसे यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये टॉपिक आपको हेल्प करने वाला है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी। तो इस टॉपिक को अच्छे से देखिए और पूरा देखिए। एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक मैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूँगा। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कि केमिकल काइनेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या हैं। इन फार्मूलाज के बारे में आप ऑलरेडी जो पिछले लेक्चर उसमें पढ़ भी चुके हैं। मैं फिर से इनको एक बार रिकैपिचुलेट करूँगा। तो जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनमें सबसे पहले आप देखिए कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। अगर हमारे पास एक जनरल केमिकल इक्वेशन है A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स C टाइम्स C प्लस D टाइम्स D, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आप जानते हैं इसमें कैपिटल A B C D क्या हैं, दे आर रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, और जो उनके साथ स्मॉल A B C D हैं दे आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में होते हैं। तो इसमें जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो वो लिखने का तरीका क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम इन टर्म्स ऑफ ए लिखेंगे तो वो ऐसे आएगा, माइनस रेसिप्रोकल ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू डेल्टा concentration of A divided by delta T, that is change in the concentration of A per unit change of time। लेकिन उसके साथ हमने क्या यूज़ किया, 1/a, that is the reciprocal of the stoichiometric coefficient। इन टर्म्स ऑफ B अगर हम लिखेंगे तो ये होगा -1/b, क्योंकि यहाँ पर stoichiometric coefficient B है, -1/b इंटू डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट B अपॉन डेल्टा T। इन दोनों में हमने माइनस साइन का यूज़ किया है क्योंकि ये इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स था। इसी तरह से हम इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट लिख सकते हैं 1/c स्मॉल c इंटू डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट C अपॉन डेल्टा T। ये हो गया इन टर्म्स ऑफ C, मतलब एक प्रोडक्ट के टर्म्स में। और इन टर्म्स ऑफ D अगर हमने लिखना हो तो 1/d इंटू स्क्वायर ब्रैकेट मोलर डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट D डिवाइडेड बाई डेल्टा T। तो ये चार तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पर चार स्पीशीज़ इन्वॉल्व थे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को भी चार डिफरेंट तरीक़ों से डिफाइन कर सकते हैं। इसमें आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि ये जो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T है, दिस इज़ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। अगर इसमें हम ये माइनस साइन भी इंक्लूड करें तो हम कहेंगे माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T क्या है, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। इसी तरह से माइनस डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट B अपॉन डेल्टा T, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B। इसी तरह से डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट C अपॉन डेल्टा T, ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। और डेल्टा D अपॉन डेल्टा T क्या है, दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस जो होता है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, उनके साथ हम यूज़ करते हैं जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसका रेसिप्रोकल। तो अगर ऐसे कोई भी केमिकल रिएक्शन आपसे पूछी जाए वो बैलेंस फॉर्म में है तो आप उसमें रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेगा वो है कि हम रेट कांस्टेंट के यूनिट्स कैसे फाइंड करते हैं। यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट K। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रेट कांस्टेंट के जो यूनिट्स होते हैं वो
डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए जो हमने फार्मूला डिराइव किया था वो फार्मूला क्या था? वो फार्मूला था मोल पावर 1 - n लीटर पावर n-1 सेकंड इनवर्स। ये फार्मूला है जिसमें हम n की वैल्यू पुट कर सकते हैं और यूनिट डिटरमिन कर सकते हैं। और ये n क्या है? n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे अगर आपसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछा जाता है तो आप उसमें n की वैल्यू 0 पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे रेट कांस्टेंट का यूनिट। इसी तरह से अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो उसमें आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे। इस तरह से आप रेट कांस्टेंट का यूनिट डिटरमिन कर सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको हेल्प करेंगे वो हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ये जैसे आपके सिलेबस में ज़ीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर था तो उनके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। और साथ में उनके साथ हम हाफ लाइफ पीरियड की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करूँ तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो इस तरह से है, K इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट A0 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट A डिवाइडेड बाई T। इसकी डेरिवेशन भी हम अर्लियर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर मैं खाली रेट इक्वेशन आपको बता रहा हूँ। इस इक्वेशन में आप जानते हैं K क्या होता है? K इज द रेट कांस्टेंट, स्क्वायर ब्रैकेट A0 इट इज़ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट A है दिस इज द कंसंट्रेशन और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, मतलब रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन के दौरान बीच में जो टाइम कोई हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 2 मिनट, 5 मिनट, जो भी टाइम हम चूज करेंगे उस वक्त A की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी होगी उसका हम स्क्वायर ब्रैकेट A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम, उसके लिए फॉर्मूला है T हाफ इज इक्वल टू A0 स्क्वायर ब्रैकेट A0 डिवाइडेड बाई 2K। यहाँ भी आप जानते हैं A0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इसके बाद हम देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट A0 डिवाइडेड बाई स्क्वायर ब्रैकेट A। यहाँ भी वही पैरामीटर्स हैं। K इज द rate constant, T is the time, A0 is the initial concentration of the reactants, and square bracket A is the concentration of the reactants at time T। ये वही पैरामीटर्स हैं, सिर्फ फार्मूला डिफरेंट है फर्स्ट ऑर्डर का एज कंपेयर टू ज़ीरो ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर में जब हम हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं तो हाफ लाइफ T हाफ ये किसके बराबर आता है? इट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K। इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए
हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ए नॉट कहीं भी इस फार्मूला में नहीं है, मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एवरेज लाइफ टाइम। एवरेज लाइफ टाइम एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसको हम डिनोट करते हैं टाउ से। ये जो सिंबल है दिस इज रेड एज टाउ, इस तरह से TAU टाउ। और ये एवरेज लाइफ टाइम क्या होता है या एवरेज लाइफ पीरियड क्या होता है किसी रिएक्शन का? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ K, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि एवरेज लाइफ टाइम का हाफ लाइफ टाइम के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो जैसे आपने अभी देखा कि ये जो K होता है इसका हाफ लाइफ टाइम के साथ एक रिलेशनशिप है। वहाँ से हम देख सकते हैं, इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं K किसके बराबर आता है? K इज इक्वल टू 0.693 अपॉन T हाफ। तो अगर हम ये वैल्यू, ये जो K की वैल्यू है, अगर इसको पुट करें इस इक्वेशन में, ये जो एवरेज लाइफ टाइम की इक्वेशन थी या रिलेशनशिप थी K के साथ, इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब K की वैल्यू हम पुट करेंगे 0.693 अपॉन T हाफ, मतलब ये बन जाएगा T हाफ अपॉन 0.693। तो इस तरह से ये आ जाएगा 1.44 इंटू T हाफ। देयरफॉर एवरेज लाइफ टाइम इज इक्वल टू 1.44 इंटू हाफ लाइफ टाइम। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जिसके बारे में एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो हमें इस चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता है वो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स left after n हाफ लाइव्स। एक रिएक्शन में अगर n हाफ लाइव्स बीत चुकी है तो उसके बाद रिएक्टेंट्स का कितना अमाउंट या उनकी कितनी कंसंट्रेशन बची हुई है, मतलब लेफ्ट बिहाइंड है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड टू पावर n। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जैसे मैंने n कहा, n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स स्पेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन। और ये n की वैल्यू हमें पता कैसे चलेगी? एक रिएक्शन में अगर हमें टाइम दिया हुआ है, जैसे मान लो टाइम दिया हुआ है T, उस T को अगर हम डिवाइड करेंगे हाफ लाइफ टाइम से, T हाफ से, तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइव्स। तो T डिवाइडेड बाई T हाफ गिव्स द वैल्यू ऑफ n। इस n को हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, और इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड पावर n, इससे हमें मिलेगा द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स लेफ्ट आफ्टर n हाफ लाइव्स। इसके बाद आप जानते हैं एरिनस इक्वेशन हमने पढ़ा था। एरिनस इक्वेशन में भी
कुछ इक्वेशंस हैं जो आपने याद रखनी हैं, जिन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। एरेनस इक्वेशन में जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, पहले वो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस EA डिवाइडेड बाई RT। ये सबसे पहली इक्वेशन थी जो हमने एरेनस इक्वेशन में पढ़ी थी। इसमें आप जानते हैं कि रेट कांस्टेंट होता है, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये भी आप नोट कर लीजिए। K क्या है? दिस इज द रेट कांस्टेंट, EA इज द एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है। और T क्या होता है? इट इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड केल्विन टेम्परेचर। अब एरेनस की इक्वेशन की दो बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेंगी। एक इक्वेशन है log ऑफ k इज इक्वल टू माइनस EA डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू 1/T प्लस log ऑफ A। इसमें ये जो A फैक्टर है इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। और दूसरी इक्वेशन एरेनस इक्वेशन की जो अल्टरनेटिव फॉर्म में हमने पढ़ा था, दिस इज log ऑफ K2/K1 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। ये जो इक्वेशन होगी इसमें आपने क्या याद रखना है? इस इक्वेशन में आप रेट कांस्टेंट्स कंपेयर कर सकते हैं एट टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। यहाँ पर ये जो K1 है, K1 क्या है? दिस इज द रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 and K2 is the rate constant at temperature T2 such that T1 is less than T2। मतलब T2 जो है ये एक हायर टेम्परेचर है, T1 लोअर टेम्परेचर है। हायर टेम्परेचर पर जो रेट कांस्टेंट है वो K2 है और जो लोअर टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट है वो K1 है। इस K2/K1 को हम, ये जो रेशो है ऑफ K2 एंड K1, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि जब हम टेम्परेचर रेज करते हैं फ्रॉम T1 टू T2, रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज हो जाता है। सपोज अगर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है तो हम कहते हैं K2/K1 इज इक्वल टू 2। अगर रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो हम कहेंगे K2/K1 इज इक्वल टू 3। अब लास्ट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके बारे में अक्सर एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन T half, that is half life time, and square bracket A naught. What is square bracket A naught? It is the initial molar concentration of the reactants.
अब हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये डिपेंड करता है n पर. व्हाट इज n? इट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिलेशनशिप कुछ और होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ और होगा, सेकंड ऑर्डर के लिए कुछ और होगा. इन जनरल अगर हम देखेंगे, इन जनरल half life time is proportional to the initial concentration of the reactants raised to power 1 minus n. और इसमें n क्या है, जैसे हमने देखा n is the order of the reaction. अब हम देखते हैं अगर order of reaction 0 है, मतलब अगर n की वैल्यू 0 है, तो उस केस में ये जो रिलेशनशिप है ये क्या बन जाएगा, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन, इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर 1 माइनस 0. चूंकि यहाँ पर n की वैल्यू 0 है, ऑर्डर 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर 1. इसका मतलब है कि हाफ लाइफ टाइम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. किसके लिए, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, n इज इक्वल टू 1, उस केस में ये फॉर्मूला क्या बनेगा, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पावर 1 माइनस 1. क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1, और हम जानते हैं टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन रेज्ड पावर 1 माइनस 1 कितना हो गया, रेज्ड पावर 0 हो गया. इसका मतलब है कि हाफ लाइफ टाइम जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि पावर यहाँ पर कितनी आ गई, पावर यहाँ पर आ गई 0. इसका मतलब है हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट. ऑफ ए नॉट. इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने क्या देखा, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन the half life time is directly proportional to the initial concentration, but in case of first order reaction half life time is independent of the initial concentration. अब हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रिलेशनशिप होगा. सेकेंड ऑर्डर में n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो t हाफ होगा प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन पावर 1 माइनस 2. इसका मतलब है कि हाफ लाइफ टाइम होगा प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर माइनस 1. या हम दूसरे लफ्जों में लिख सकते हैं टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट. देयरफॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिलेशनशिप कुछ और है. हाफ लाइफ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर सेकेंड ऑर्डर. और थर्ड ऑर्डर के लिए अगर हम देखें n की वैल्यू हो जाएगी 3, और हाफ लाइफ टाइम ये होगा प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पावर 1 माइनस 3. अब n की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी यहाँ पर, तो अब क्या बनेगा, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन पावर माइनस 2. तो उसको अगर हम ऐसे लिखें, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन पावर 2. इट मीन्स दैट half life time is inversely proportional to the square of the initial concentration for a third order reaction. इस तरह से अब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 4 होगा, जो कि बहुत रेयर होता है, बट इन केस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 4,
तो उस केस में हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा? यस, गेस कीजिए। यस, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द initial concentration power 3, that is half life time is inversely proportional to the cube of the initial concentration। इस तरह से हम different ordered reactions के लिए half life time और initial concentration of reactants के बीच में relationship निकाल सकते हैं। तो ये questions अक्सर एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट करेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको कि इन इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज की मदद से हम किस तरह से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डिस्कस करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है। एक केमिकल रिएक्शन के लिए, वो केमिकल रिएक्शन इस तरह से है, 2 times A plus B2 gives 2 times AB। ये एक केमिकल इक्वेशन है हमारे पास जिसको बैलेंस फॉर्म में रखा हुआ है। इस इक्वेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया हुआ है। वो एक्सपेरिमेंटल डेटा इस तरह से है, एक्सपेरिमेंट नंबर, फिर है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द यूनिट्स ऑफ मोल पर लीटर, उसके बाद है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B2, क्योंकि B2 दूसरा रिएक्टेंट है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन इन द यूनिट्स ऑफ मोल पर लीटर, और जो तीसरा है यहाँ पर वो है रेट ऑफ द रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आप जानते हैं मोल पर लीटर पर सेकंड में। अब देखिए 3 एक्सपेरिमेंट्स किए गए। उन 3 एक्सपेरिमेंट्स में जो ए की कंसंट्रेशन थी, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन थी 0.50 और बी की कंसंट्रेशन 0.50 मोल पर लीटर, और उस वक्त रेट ऑफ रिएक्शन कितना था? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। जब एक्सपेरिमेंट दूसरी बार किया गया, अब ए की कंसंट्रेशन 0.50, बी की कंसंट्रेशन को अब इंक्रीज किया गया 1.00 मोल पर लीटर, और रेट ऑफ रिएक्शन अब कितना मिला? ये मिला 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। थर्ड केस में जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर ए की कंसंट्रेशन को चेंज किया गया, बी की कंसंट्रेशन को सेम रखा गया, और रेट ऑफ रिएक्शन देखिए क्या मिला? 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब इसमें हमने करना क्या है? हमने यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल इक्वेशन लिखनी है। राइट द most probable equation for rate of reaction। मतलब हमने यहाँ पर ये बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से ए की कंसंट्रेशन पे और B2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। देखिए, अगर आप लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक चलते हैं, लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक इस रिएक्शन का जो रेट होना चाहिए वो होना चाहिए इक्वल टू K इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A⁻² इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B2⁻1।
ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक होगा, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो होता है वो एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंट में हासिल हुई वैल्यूज़ पता है, तो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड रेट लिखेंगे, जिसको हम रेट लॉ या रेट लॉ इक्वेशन कहते हैं। अब रेट लॉ इक्वेशन में हमने सबसे पहले देखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन पर ए की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। ये हम देखेंगे जब ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जब ए की कंसंट्रेशन थी 0.5, बी की कंसंट्रेशन भी 0.5, तब रेट ऑफ रिएक्शन था 1.6 इंटू 10⁻⁴। ओके, अब आप सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया गया, मतलब जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए की कंसंट्रेशन थी वही सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी है, तो ए की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। ऑन द अदर हैंड आप देखो बी की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो हम देखेंगे बी की कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रही है। बी की कंसंट्रेशन डबल हो रही है, 0.50 से इंक्रीज होकर 1.00। इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन ऑफ B2 डबल हो रही है। अब आप देखिए रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना इफेक्ट हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप कंपेयर करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁴ से लेकर कितना हो रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁴, मतलब ये भी डबल ही हो रहा है। तो जब कंसंट्रेशन भी डबल हो रही है और रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि रेट पर B2 की कंसंट्रेशन का कितना इफेक्ट है, मतलब B2 की कंसंट्रेशन के ऊपर पावर क्या लेंगे हम, पावर लेंगे हम 1, क्योंकि जब पावर B2 के ऊपर जब पावर 1 होगी, इसका मतलब है कि जितनी B2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी उतना ही रेट भी इंक्रीज होगा। अगर हम B2 की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स ही इंक्रीज होगा। पावर 1 का यही मतलब होता है। अब ज़रा देखिए आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 को कंपेयर करके, अब ज़रा देखिए 2 और 3 में आप देखिए B2 की कंसंट्रेशन सेम है, B2 की कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ए की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। ए की कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में अगर आप कंपेयर करेंगे कितना चेंज हो रही है, ये डबल हो रही है 0.5 से 1.0। तो जब ए की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कितना फ़र्क पड़ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए की कंसंट्रेशन के चेंज होने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हुआ, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ए की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है, या मैं कहूँगा कि ये जो रिएक्शन है दिस इज़ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मैं अब ऐसे लिखूँगा, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 0। तो विद रिस्पेक्ट टू B2 अगर हम देखें द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 1, विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 0। तो अब हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करेंगे, हम लिखेंगे कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पर किस कंसंट्रेशन का कितना इफेक्ट है। तो हम लिखेंगे रेट इज़ इक्वल टू के आप जानते हैं रेट कांस्टेंट, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 0, मतलब ए की कंसंट्रेशन का कोई असर नहीं होता रेट पर, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B2 पावर 1। इसको मैं ज़्यादा सिंप्लीफाइड तरीके से लिख सकता हूँ, रेट इज़ इक्वल टू के। अब चूंकि ए पावर 0 है, ए पावर 0 1 के बराबर हो गया, तो अब हम लिखेंगे के इंटू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ B2 पावर 1। तो दिस इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल डेटा। दिस इज़ द रेट लॉ इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं कि जो लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा था वो क्या था, वो इस तरह से था, जबकि एक्चुअल में मतलब एक्सपेरिमेंटल डेटा की बेसिस पर रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन अंडर कंसिडरेशन, दिस इज़ नॉट ए सिंपल रिएक्शन और दिस इज़ नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन,
This is a complex reaction which is taking place in more than one steps. Problem number 2. For a first order reaction, when log K was plotted against one upon T, reciprocal of T. Remember, this capital T is the temperature in Kelvin. A straight line with a slope minus 6,000 was obtained. Calculate the activation energy. अब इस क्वेश्चन में हमने एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है और इसमें एक ग्राफ के बारे में बात हो रही है. ग्राफ है बिटवीन लॉग के एंड रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर. तो हम समझ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड विथ एरिनियस इक्वेशन. अब एरिनियस इक्वेशन में आप जानते हैं जो इक्वेशन हमारे पास थी, जो यहाँ पर यूज होगी वो है इक्वेशन फॉर स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम देखते हैं log k इज इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 r इंटू 1/t प्लस लॉग ऑफ ए. इसमें हमने पढ़ा था कि जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं log k और 1/t के बीच में, तो ये जो ग्राफ होता है ये एक स्ट्रेट लाइन में आता है और उस स्ट्रेट लाइन का जब हम स्लोप निकालते हैं वो स्लोप होता है इक्वल टू दिस क्वांटिटी माइनस ई ए अपॉन 2.303 r इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कर्व. अब चूंकि स्लोप यहाँ पर इस क्वेश्चन में गिवन है, कितना है स्लोप? माइनस 6,000. नेगेटिव स्लोप का मतलब होता है कि ये जो ग्राफ है ये इसमें जो लाइन है वो इस तरह से डाउनवर्ड्स में है. अगर स्लोप कहीं पॉजिटिव होगा इसका मतलब है ग्राफ इस तरह से होगा. तो यहाँ पर ग्राफ कुछ ऐसे हमें मिल रहा है जिसका स्लोप नेगेटिव में आ जाता है. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन हम निकालेंगे इसमें हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जो स्लोप है माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 r, ये होगा इक्वल टू द स्लोप विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. वो वैल्यू कितनी है? वो वैल्यू है माइनस 6,000. तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें सिर्फ r की वैल्यू पुट करनी है और r की वैल्यू हम जानते हैं. r की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. तो अगर हम अब यहाँ पर ये r की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से स्लोप की वैल्यू हमें पता है, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ई नॉट. चलो मैं एक बार करके बताता हूँ आपको. माइनस ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू आर की वैल्यू में पुट कर देता हूँ 8.314. रिमेंबर दिस इज इन जूल पर केल्विन पर मोल इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू है माइनस 6,000. तो ये जो माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर.
इसके बाद आप इसमें ई ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ई ए की वैल्यू आ जाएगी 6000 इंटू 2.303 इंटू 8.314 और इसको कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या आंसर मिलता है, जब हम कैलकुलेट करेंगे ये इसके बराबर आता है एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 1,14,882.852 और यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट्स होंगे जूल पर मोल। यहाँ पर आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि ये जो आंसर है ये जूल्स में होगा, जूल्स पर मोल में होगा। वो क्यों, क्योंकि जो आर की वैल्यू हमने ली थी दैट वाज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब अगर हम इस वैल्यू को किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक्टिवेशन एनर्जी हमें मिलेगी 114.882 किलो जूल पर मोल। तो यह आ गया हमारा आंसर 114.882 किलो जूल पर मोल। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो आंसर चाहिए होता है वो कैलोरीज में या किलो कैलोरीज में चाहिए होता है। तो अब अगर हम जूल या किलो जूल को किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो फैक्टर है वो है, इसको हमने डिवाइड करना है 4.18 से। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे और ई ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ये आ जाएगी 27.48 किलो कैलोरीज पर मोल। अब अगर आपको किलो जूल में आंसर चाहिए तो आंसर होगा 114.882 किलो जूल्स पर मोल और अगर किलो कैलोरीज में चाहिए तो 4.18 से डिवाइड करके 27.48 किलो कैलोरीज पर मोल। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, the time required for 10% completion of a first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion at 308 Kelvin. Calculate the activation energy। तो देखिए फिर से इस क्वेश्चन में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 298 केल्विन पर जब ये रिएक्शन होती है तो 10% कंप्लीशन के लिए जितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम लगता है 25% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन के लिए एट 308 केल्विन। इसका मतलब है कि 308 केल्विन पर रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा फास्ट है, 298 केल्विन पर रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो है। मतलब यहाँ पर भी हमने एरिनेस इक्वेशन का ही इस्तेमाल करना है, लेकिन एरिनेस इक्वेशन इस्तेमाल करने से पहले हमें K1 और K2 चाहिए और K ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है
K is equal to 2.303 upon T log of initial concentration of reactants divided by concentration at time T. इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K इंटू लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन एट टाइम T। अब इस इक्वेशन को मैं दो बार यूज़ करूँगा। पहले मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँगा एट 298 केल्विन और उसके बाद सेम इक्वेशन यूज़ होगी एट 308 केल्विन। अब ज़रा देखिए एट 298 केल्विन में इस इक्वेशन को कैसे यूज़ करूँगा। 298 केल्विन का मतलब है कि ये लोअर टेम्परेचर है, तो इस वक्त जो टाइम रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन के होने के लिए वो किसके बराबर होगा, वो होगा 2.303 डिवाइडेड बाय K1। इसको मैं K1 इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज दिस इज द लोअर टेम्परेचर इनटू लॉग ऑफ। अब देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट टाइम T ये हम क्या लेंगे। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं जो कंप्लीशन है रिएक्शन की वो परसेंटेज में गिवन है और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब परसेंटेज में होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन को हम 100 मान के चलेंगे। अब मुझे बताइए आप कंसंट्रेशन एट टाइम T मतलब स्क्वायर ब्रैकेट A ये किसके बराबर है। स्क्वायर ब्रैकेट A का मतलब होता है द कंसंट्रेशन विच इज लेफ्ट एट टाइम T। अब चूंकि यहाँ पर बताया गया है 10% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब है कि 10% रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए हैं इनटू प्रोडक्ट्स और जो बाकी बचे हुए हैं वो कितने हैं, दे आर 90%। तो कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T कितना है, वो 90 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो टाइम हमें मिलेगा T जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K1 इंटू लॉग ऑफ 100 अपॉन 90 और log ऑफ 100 अपॉन 90 इसकी वैल्यू अगर हम log टेबल यूज़ करेंगे या कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे तो वो आ जाएगा 0.0457। ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड वैल्यू है तो ये आप log टेबल का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो ये आ गया एट 298 केल्विन। अब मैं देखूंगा एट 308 केल्विन ये T किसके बराबर आएगा। अब T की वैल्यू अब कितनी होगी, 2.303 डिवाइडेड बाई अब K2 आ गया क्योंकि ये हायर टेम्परेचर है इनटू लॉग ऑफ। अब आप देखिए जो हायर टेम्परेचर 308 था उस वक्त कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, इट वाज 25%। इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन तो फिर से 100 ही हम लेंगे डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम T वो कितना होगा, क्योंकि 25% कंप्लीट हो चुका है मतलब लेफ्ट बिहाइंड कितना है 75% है। अब यहाँ से हम फिर से कैलकुलेट करेंगे तो T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.303 डिवाइडेड बाई K2 और फिर हमारे पास है log ऑफ 100 अपॉन 75। इसको जब हम सॉल्व करते हैं ये आ जाता है 0.1248। तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब आप देखिए क्वेश्चन में जो टाइम रिक्वायर्ड था वो दोनों केसेस में बराबर था। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट्स 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। देयरफॉर ये दोनों T एक दूसरे के बराबर हैं। अगर टाइम बराबर है इसका मतलब इन दो इक्वेशंस की जो राइट हैंड साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.303 अपॉन K1 इंटू 0.0457
इज इक्वल टू, जो इसमें दूसरी इक्वेशन में राइट हैंड साइड थी 2.303 अपान के टू इंटू 0.1248। 2.303 दोनों साइड पे कॉमन था तो उसको हम कैंसिल कर लेंगे। इस K2 को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम K2 डिवाइडेड बाई K1, और ये जो 0.0457 है इसको मैं ले जाऊंगा राइट हैंड साइड पर, तो राइट हैंड साइड पर हमें मिलेगा 0.1248 डिवाइडेड बाई 0.0457, और इसको कैलकुलेट करने पर वैल्यू हमें हासिल होती है 2.73। सो K2 अपान K1, मतलब जिसको हम टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं, किसके बराबर आ गया, 2.73 के बराबर आ गया। अब हमने अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, एक्टिवेशन एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी थी, और एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमें यूज़ करना है एरिनेस इक्वेशन। अब एरिनेस इक्वेशन की कौन सी फॉर्म हम यूज़ करेंगे, जिसमें K1 और K2 को कंपेयर किया जा रहा था, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से है, log ऑफ K2 अपान K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अपान 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 T2। इस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम K2 अपान K1 जो हमारे पास है इसकी वैल्यू कितनी लेंगे, 2.73 के बराबर। R की वैल्यू आप जानते हैं 8.314, और T1 और T2 भी गिवन था। T1 की वैल्यू थी 298 केल्विन, और T2 की वैल्यू जो गिवन है वह है 308 केल्विन। तो ये सभी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, यह आ जाएगा log ऑफ 2.73 इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू R की वैल्यू आ गई 8.314 इंटू T2 है 308 माइनस T1 है 298 डिवाइडेड बाई 298 मल्टीप्लाइड बाई 308। ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद log ऑफ 2.73 निकालने के बाद हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और ये आ जाएगा 76,622 जूल्स पर मोल। और यहाँ से अगर हम इस वैल्यू को किलो जूल में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू 76.622 किलो जूल्स पर मोल। So in this way activation energy can be calculated. तो बच्चों, आज मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले बताए और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हमने सॉल्व की। इसके अलावा बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपकी बुक में दी होंगी जहाँ पर इन्हीं फार्मूलाज का, इन्हीं कंसेप्ट्स का इस्तेमाल होगा। आप ज़रूर उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। एक और नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।